आज के इस नए और बेहद दिलचस्प गहरे विश्लेषण में हमारा फोकस उस एक चीज पर है जो इस मॉडर्न दुनिया में सबसे तेजी से गायब हो रही है, और वो है इंसान का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, यानी ह्यूमन फोकस। बिल्कुल। और आजकल प्रोडक्टिविटी और कॉग्निटिव एंड्योरेंस जैसे शब्द तो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएंगे। सही कहा। लेकिन हम इस चर्चा में सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करने वाले। हमारे पास सोर्सेज का एक जबरदस्त स्टैक है जिसमें मेडिकल जर्नल्स, न्यूरोसाइंस रिसर्च, मोनाश यूनिवर्सिटी की स्टडीज और एसेंशियलिज्म तथा टाइम मैनेजमेंट पर आधारित कई बेहतरीन पेपर्स शामिल हैं। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण का मिशन बिल्कुल साफ है। ये समझना कि इस नोटिफिकेशन ड्रिवन दुनिया में हम न्यूरोबायोलॉजी और साइकोलॉजी की मदद से अपने ध्यान को वापस कैसे पा सकते हैं। एग्जैक्टली वो लेजर पॉइंट फोकस कैसे हासिल किया जाए जो किसी भी कॉम्प्लेक्स काम को आसान बना दे। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं और शुरुआत सीधे दिमाग में चलने वाले उन केमिकल रिएक्शन से करते हैं जो इस पूरे फोकस के खेल को चलाते हैं। क्योंकि ध्यान लगाना कोई स्विच ऑन करने जैसा तो है नहीं। इसमें 3 मेन न्यूरोकेमिकल्स एक साथ सिंक में आते हैं। हाँ, जैसे पहला है एपिनेफ्रिन जो दिमाग में एक रॉ एनर्जी और अलर्टनेस पैदा करता है। फिर आता है डोपामिन जो उस लगातार मेहनत को फ्यूल करने के लिए मोटिवेशन और रिवॉर्ड का एहसास देता है। और फिर तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है एसिटिलकोलिन। ये इस पूरी एनर्जी को एक स्पॉटलाइट की तरह किसी एक स्पेसिफिक टास्क पर केंद्रित कर देता है। ये तीनों मिलकर वो स्टेट बनाते हैं जिससे हम डीप फोकस कहते हैं। स्पॉटलाइट, सही वर्ड यूज किया आपने। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस न्यूरोकेमिकल स्पॉटलाइट का काम करने का तरीका और भी डिटेल में तब समझ आता है जब हम यूसी डेविस की एक रीसेंट रिसर्च को देखते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि हमारा दिमाग हायरार्की ऑफ अटेंशन का इस्तेमाल कैसे करता है। इसको एक मॉडर्न कैमरा के ऑटो फोकस लेंस की तरह समझा जा सकता है। जब हम किसी नए माहौल या टास्क पर ध्यान लगाते तो पहले 240 मिलीसेकंड्स में दिमाग सिर्फ एक ब्रॉड कैटेगरी को प्रोसेस करता है। यानी सिर्फ ये देखता है कि वहाँ कौन सा रंग है या किस दिशा में मूवमेंट हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये लेंस का वो हिस्सा है जहाँ सब कुछ थोड़ा ब्लर होता है। और ठीक इसके बाद अगले 400 मिलीसेकंड्स में वो लेंस अचानक लॉक होता है और दिमाग किसी स्पेसिफिक फीचर पर अपना ध्यान पूरी तरह से नैरो डाउन कर लेता है। वाओ, मतलब मिलीसेकंड्स का खेल है पूरा। एग्जैक्टली। और इसमें एक और कमाल की बात यह है कि हमारा विजुअल फोकस और हमारा कॉग्निटिव फोकस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वायर्ड हैं। अगर हम अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर की दिशा में रखें, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर मॉनिटर को आई लेवल से थोड़ा ऊपर सेट करके काम करें, तो दिमाग का अलर्टनेस लेवल नेचुरली बढ़ जाता है। सच में, ये तो सच में एक आई ओपनिंग इनसाइट है। सिर्फ एनवायरनमेंट में स्क्रीन की हाइट एडजस्ट करके हम न्यूरोबायोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। दिमाग के ब्रेन स्टेम में न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो हमारी आंखों की पोजीशन को लगातार ट्रैक करते हैं। ऊपर देखने का बायोलॉजिकल मतलब ही ये है कि दिमाग को अब जागरूक रहना है, जबकि निगाहें नीचे होने का मतलब आराम या स्लीप स्टेट की तरफ जाना होता है। लेकिन ये जो स्पॉटलाइट या फोकस की हमने बात की, जी, ये अनलिमिटेड तो नहीं है ना? इसका भी एक न्यूरोकेमिकल बजट होता है। हमारा ध्यान 90 मिनट के अल्ट्रेडियन रिदम्स में काम करता है। सही पॉइंट उठाया आपने। जैसे सोने का एक लंबा 24 घंटे का साइकिल होता है, वैसे ही दिन के वक्त दिमाग 90-90 मिनट के डीप वर्क साइकिल्स में चलता है। इस 90 मिनट के दौरान दिमाग अपने एसिटिलिन और डोपामिन के रिजर्व्स को तेजी से बर्न करता है और उसके बाद फोकस नेचुरली मध्यम पड़ने लगता है। और इस डिप्लीशन को रोकने के लिए सिर्फ वक्त का ध्यान रखना काफी नहीं है। उस इंजन में डाला गया फ्यूल यानी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे सोर्सेज में लाहौर के मेडिकल स्टूडेंट्स पर हुई क्यूरियस जर्नल की एक स्टडी का जिक्र है जो इसको परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करती है। हाँ, वो स्टडी मैंने पढ़ी थी। मेडिकल स्टूडेंट्स की रूटीन वैसे ही बहुत डिमांडिंग होती है। तो स्टडी ने क्लियरली दिखाया कि जो स्टूडेंट्स सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर देते थे, उनका फोकस सुबह के लेक्चर्स में पूरी तरह से जमीन पर था। उनका ध्यान लगातार भटक रहा था। वहीं जिन स्टूडेंट्स ने एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लिया था, उनका कंसंट्रेशन ग्राफ एकदम पीक पर था। ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई ब्रेकफास्ट छोड़ता है तो ब्लड शुगर अचानक गिर जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस ड्रॉप की वजह से दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जो कि हमारे कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग को संभालता है। सही बात है।
एनर्जी ना होने पर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लिटरली इमरजेंसी मोड में चला जाता है। और डाइट के इस बायोलॉजिकल ईंधन के साथ ही नींद और फिजिकल एक्सरसाइज इस पूरे न्यूरोकेमिकल फ्रेमवर्क के फाउंडेशनल पिलर्स हैं, नींद को सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिमाग का एक एक्टिव मेंटेनेंस विंडो मानना चाहिए। जिसमें मेमोरी कंसोलिडेशन और न्यूरल पाथवेज क्लियर होते हैं। बिल्कुल, जब नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो अगले दिन के लिए एसिटिल कोलिन का नया रिजर्व बन ही नहीं पाता, और इस मेंटेनेंस विंडो को बेहतर बनाने में एक्सरसाइज एक कैटलिस्ट का काम करती है। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी बॉडी टेम्परेचर को बेहतर तरीके से रेगुलेट करती है, जिससे डीप स्लीप साइकिल इजीली अचीव होती है। लेकिन यहाँ टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर रात को सोने से ठीक पहले 90 मिनट या उससे ज़्यादा की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जाए तो वो सिस्टम में इतना एपिनेफ्रीन और कोर हीट फ्लड कर देती है कि नींद का आना बेहद मुश्किल हो जाता है। दिमाग का अराउजल लेवल इतना स्पाइक कर जाता है कि उसे शांत होने में घंटों लग सकते हैं। तो इन बायोमेट्रिक्स को ठीक किए बिना किसी भी प्रोडक्टिविटी हैक का असर होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब पिलर्स को सेट करने के बाद भी एक सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, काम करते वक्त ख्यालों का भटकना, यानी माइंड वॉन्डरिंग। यस, माइंड वॉन्डरिंग। जिसमें 50 टैब्स खुले हैं और किसी एक टैब से म्यूजिक बज रहा है, लेकिन पता नहीं कहां से। हमारे सोर्सेज में SART यानी सस्टेन्ड अटेंशन टू रिस्पॉन्स टास्क स्टडी का जिक्र है, जो इस प्रोसेस को मेजर करती है। इस टेस्ट में लगातार आ रहे विजुअल स्टिमुलाई पर रिएक्ट करना होता है ना? हाँ, लेकिन बीच में आने वाले किसी एक स्पेसिफिक सिग्नल पर रुकना होता है। स्टडी दिखाती है कि जब माइंड वॉन्डरिंग ट्रिगर होती है तो दिमाग सामने रखी चीज को बिल्कुल वैसे ही मिस कर देता है जैसे लोग अक्सर चश्मा पहनकर चश्मा ढूंढते हैं। फिजिकली वहां होते हुए भी कॉग्निटिव लेवल पर इंसान कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इस भटकने की साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए हमें फोकस की 3 अलग स्टेजेस को समझना पड़ता है। पहली स्टेज है कंसंट्रेशन एफर्ट, जहां कोई पूरी ताकत से किसी एक टास्क पर ध्यान लगाने की शुरुआत करता है। ओके, और बाकी 2? फिर आता है फोकस बैक एफर्ट, जिसका मतलब है कि जब एहसास हो जाए कि ध्यान भटक चुका है तो उसे वापस खींच कर लाने में कितनी ताकत लग रही है। और आखिरी है फोकस बैक स्टेट, जब दिमाग दोबारा से उस डीप वर्क जोन में सेटल हो जाता है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इन तीनों में फोकस बैक एफर्ट एक बेहद जरूरी मीडिएटर या ब्रिज की तरह काम करता है। ये एक मेंटल मसल है। जो लोग अपने कंसंट्रेशन एफर्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनका ये फोकस बैक एफर्ट नेचुरली मजबूत हो जाता है, जिससे भटका हुआ दिमाग जल्दी और स्मूथली वापस काम पर आ जाता है, बिना किसी लंबे डिस्ट्रैक्शन के। और इसी डिस्ट्रैक्शन को हम अक्सर मल्टीटास्किंग का नाम देकर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आज के कॉर्पोरेट और मॉडर्न कल्चर का सबसे बड़ा झूठ है। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वही तो, हमारा दिमाग एक वक्त में 2 कॉग्निटिव टास्क्स पर फोकस कर ही नहीं सकता। वो असल में तेजी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, जिसे टास्क स्विचिंग कहा जाता है, और इस स्विचिंग का कॉस्ट बहुत भारी पड़ता है। रिसर्च बताती है कि इस मेंटल जगलिंग से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में 40% तक की गिरावट आती है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कोई किसी डीप वर्क स्टेट में है और एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी ध्यान भटका दे, तो उस पिछले फ्लो स्टेट में वापस आने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। यह सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, यह हमारे न्यूरोकेमिकल बजट में एक बड़ा छेद है। हर बार स्विच करने पर दिमाग को दोबारा से फोकस केमिस्ट्री जनरेट करनी पड़ती है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि इस कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। यहाँ माइंडफुलनेस की सॉलिड टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नोटिस, शिफ्ट, रिवायर फ्रेमवर्क। बिल्कुल, ये एक बेहद इफेक्टिव टूल है। जब भी ध्यान भटके तो सबसे पहले उस भटकाव को बिना जज किए नोटिस किया जाए, फिर अपने ध्यान को शिफ्ट करके वापस ओरिजिनल काम पर लाया जाए। लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है रिवायर। रिवायर में क्या होता है? यानी वापस आने के बाद 15 से 30 सेकंड तक उस टास्क की किसी बहुत छोटी डिटेल पर कॉन्शियसली फोकस करना, ताकि दिमाग में न्यूरल पाथवेज वापस अपनी जगह पर लॉक हो जाए। समझ गया। इसके साथ ही दिमाग को बर्नआउट से बचाने के लिए माइक्रो ब्रेक्स लेना जरूरी है। नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट करने के लिए 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड होल्ड और 8 सेकंड रिलीज शामिल है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और आंखों की उस विजुअल थकान को ठीक करने के लिए 20-20-20 रूल, हर 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी चीज पर 20 सेकंड तक देखना।
ये सिली मसल्स को रिलैक्स करता है और कॉग्निटिव फटीग को कम करता है। बिल्कुल। और इस मेंटल फटीग को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट के अलग-अलग फ्रेमवर्क्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एनर्जी को सही तरीके से चैनल कर सकें। यहाँ सोर्सेज में 2 बड़े टाइम फ्रेमवर्क्स का डायरेक्ट कंपैरिजन सामने आता है, पोमोडोरो और फ्लो टाइम। पोमोडोरो टेक्निक बहुत पॉपुलर है वैसे। हाँ, जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये उन टास्क्स के लिए बेहतरीन है जहां शुरू करने का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे ईमेल्स क्लियर करना, घर के बिल्स पे करना या डेटा एंट्री जैसा कोई रेपिटेटिव काम। ये 25 मिनट का टाइमर उस शुरुआती आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन की दीवार को तोड़ने में मदद करता है। लेकिन हर जगह ये काम नहीं आता। एग्जैक्टली। जब बात किसी क्रिएटिव या डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क की आती है, जैसे राइटिंग, कोडिंग या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाना, तो वहां पोमोडोरो उल्टा नुकसान कर सकता है। ऐसे कामों में जब एक बार दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, तो अचानक बजने वाला टाइमर उस पूरी रिदम को तोड़ देता है। इसीलिए ऐसे डीप क्रिएटिव सेशंस में फ्लो टाइम फ्रेमवर्क ज्यादा नेचुरल और न्यूरोबायोलॉजी के अनुकूल महसूस होता है। इसमें किसी रिजिड काउंटडाउन टाइमर की जगह सिर्फ एक स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होता है, जो स्टार्ट करके छोड़ दी जाती है। तो इसमें ब्रेक कब लेते हैं? काम तब तक नेचुरली चलता रहता है जब तक दिमाग थकान या फोकस लूज होना महसूस ना करे। जब ब्रेक लेने का वक्त आए तो वो ब्रेक पिछले लगातार काम किए गए वक्त का लगभग 1/5 यानी 1/5 हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, एक रेशियो मेंटेन करना है। हाँ, अगर दिमाग एक सॉलिड 90 मिनट के अल्ट्रेडियन रिदम साइकिल को क्रॉस कर लेता है तो नेचुरली 18-20 मिनट का एक लंबा ब्रेक जरूरी हो जाता है। ये अप्रोच दिमाग की नेचुरल बायोलॉजी के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ फ्लो करने पर जोर देती है, जिससे बर्नआउट का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वक्त और एनर्जी को फ्रेमवर्क में डालने से पहले ये चुनना सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिर एनर्जी लगानी कहाँ है। हमारे स्टैक में ग्रेग मैक्यून के कॉन्सेप्ट एसेंशियलिज्म का बहुत गहरा जिक्र है। एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। बिल्कुल, कम लेकिन बेहतर की अनुशासित खोज। आज के हसल कल्चर में लगातार हर चीज में शामिल होने, हर मीटिंग अटेंड करने और हर नए प्रोजेक्ट को हाँ कहने का एक जबरदस्त प्रेशर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी एनर्जी और फोकस एक लिमिटेड रिसोर्स है। एसेंशियलिज्म का पूरा फोकस उन चंद जरूरी चीजों को पहचान कर उनमें अपनी पूरी ताकत लगाने पर है। और एसेंशियलिज्म इस बात को उजागर करता है कि ओवर कमिटमेंट सिर्फ थकान नहीं बल्कि मीडियोक्रिटी लाता है। इस फ्रेमवर्क में एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है स्पेशियसनेस, यानी लाइफ और शेड्यूल में जानबूझकर खाली जगह छोड़ना। खाली जगह यानी कुछ नहीं करना? हाँ, ये वो खाली समय है जहां दिमाग पिछली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और नए इनोवेटिव कनेक्शंस बनाता है। इस खाली जगह के बिना लोग आसानी से एक बिजी फूल बन सकते हैं, जो लगातार भाग तो रहे हैं लेकिन उनकी मंजिल का उन्हें खुद पता नहीं। तो इस बिजी फूल बनने के ट्रैप से कैसे बचें? इसके लिए 90-10 रूल एक बहुत ही प्रैक्टिकल फिल्टर है। जब भी कोई नया मौका या टास्क सामने आए तो उसे उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से 0 से 100 के बीच एक स्कोर दिया जाना चाहिए। अगर वो स्कोर 90% से 1 पॉइंट भी कम है तो उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। 90% का थ्रेशोल्ड, ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। क्योंकि अक्सर गुड या ठीक-ठाक अपॉर्चुनिटीज को ठुकराकर ही उन रेयर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनाई जा सकती है। और इसी रिजेक्शन के साथ एक ऐसी साइकोलॉजिकल बायस जुड़ी है जो अक्सर हमें आगे बढ़ने नहीं देती। वो है संक कॉस्ट बायस। लोग अक्सर उन प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स या यहाँ तक कि रूटीन्स में फंसे रहते हैं जिनका कोई आगे फ्यूचर नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पास्ट में इसमें अपना बहुत ज्यादा वक्त और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दिए होते हैं। ये इरैशनल लगाव प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एसेंशियलिज्म में नो कहना एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर माना गया है। और इस पूरी फिलॉसफी का एक और बहुत रिफ्रेशिंग पहलू यह है कि रेस्ट और प्ले को वक्त की बर्बादी या कमजोरी नहीं माना जाता। इन्हें हाई प्रोडक्टिविटी का फ्यूल माना जाता है। खेलना, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, दिमाग को एक ऐसी रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाता है जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग बिना किसी डायरेक्ट एफर्ट के अपने आप होने लगती है। सही कहा। तो टाइम मैनेजमेंट और इंटरनल साइकोलॉजी को तो हमने समझ लिया, लेकिन जब हम इस सिस्टम को लेकर बाहर एक फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं तो आसपास का माहौल हमारे फोकस पर कैसा असर डालता है। सोर्सेज बताते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे ध्यान को डिक्टेट करने में मास्टर है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे स्मार्टफोन्स का ही है। हाँ, रिसर्च में ये क्लियरली प्रूव हो चुका है कि अगर फोन एक टेबल पर उल्टा रखा हो और कंप्लीटली साइलेंट या स्विच्ड ऑफ भी हो
तब भी वो दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कंटिन्यूसली एंगेज रखता है। दिमाग लगातार बैकग्राउंड में इस इम्पल्स को सप्रेस करने में एनर्जी लगा रहा होता है कि फोन उठाकर चेक नहीं करना है। इस बैकग्राउंड एनर्जी ड्रेन को कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाता है। इस कंडीशन से निकलने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म की सॉलिड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, जैसे फोन फोयर रूल, जहां घर या ऑफिस में घुसते ही फोन को एंट्रेंस के पास एक बॉक्स या ट्रे में छोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छी आदत है। या फिर नोटिफिकेशंस को पूरा दिन लगातार देखने के बजाय स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन समरी शेड्यूल करना, जिससे दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही अपडेट्स मिलें। इसके साथ ही एनवायरनमेंट में नेचर को लाना, जिसे बायोफीलिया कहते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स या नेचुरल लाइट, अटेंशन को नेचुरली रिस्टोर करने में मददगार साबित होता है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या फोकस और ध्यान सिर्फ एक लैपटॉप के सामने अकेले बैठकर डीप वर्क करने के लिए ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक जिंदगी और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में फोकस और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जिसे साइकोलॉजी में एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। NCBI और मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल इंटरैक्शंस में फोकस का खो जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एग्जाम्पल यहाँ सबसे सटीक बैठता है ना। हाँ, एक ऑपरेटिंग रूम जहां हर सेकंड का फासला लाइफ और डेथ का हो सकता है, या एक कंसल्टेशन रूम जहां डॉक्टर को किसी मरीज के परिवार को कोई बुरी खबर सुनानी हो। वहां एक्टिव लिसनिंग किसी एटिकेट या अच्छे व्यवहार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब कानों में शब्दों का आना नहीं है, बल्कि दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस और उसके असल इरादे को पूरी तरह अब्जॉर्ब करना है। और इस एक्टिव लिसनिंग को सबटाज करने वाला सबसे बड़ा विलन हमारे खुद के दिमाग के अंदर बैठा होता है, जिसे इंटरनल चैटर कहते हैं। वही जो हम आपस में बात करते हुए अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। एग्जैक्टली। अक्सर जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो असल में दूसरा इंसान सुन नहीं रहा होता, वो अपने दिमाग में अपने अगले काउंटर आर्ग्यूमेंट या जवाब को ड्राफ्ट करने में बिजी होता है। ये इंटरनल मेंटल मल्टीटास्किंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और जैसे हमने पहले समझा, दिमाग 2 चीजों पर एक साथ फोकस कर ही नहीं सकता। रिजल्ट ये होता है कि सामने वाले का एक्चुअल मैसेज कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। तो इस बैकग्राउंड चैटर को फोर्स करके शट डाउन करना पड़ता है, ताकि पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में स्पीकर पर रहे। इस प्रेजेंट मोमेंट फोकस को लगातार बरकरार रखने के लिए नॉन वर्बल क्यूज और पॉजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉजेस यानी चुप्पी? हाँ, अक्सर बातचीत के दौरान आने वाली लंबी चुप्पी को हम ऑकवर्ड समझ लेते हैं, जिसे कॉन्वर्सेशनल टर्म्स में डेड स्पेस कहा जाता है। लोग इस डेड स्पेस को किसी भी बेकार बात या फिलर वर्ड से भरने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन एडवांस्ड एक्टिव लिसनिंग में इस चुप्पी को एक टूल की तरह यूज किया जाता है। ये साइलेंस दरअसल सामने वाले को अपने ख्यालों को प्रोसेस करने और किसी गहरे इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ जगह देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके अलावा कल्चरल कॉम्पिटेंस इस लिसनिंग फोकस का एक बहुत निग्लेक्टेड हिस्सा है। अलग अलग कल्चर्स में आई कांटेक्ट मेंटेन करने के नॉर्म्स, साइलेंस की वैल्यू या पर्सनल स्पेस के रूल्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए इन कल्चरल न्यूआंसेस को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए समझना और उन्हें रिस्पेक्ट करना भी फोकस का ही एक रूप है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक फ्रेमवर्क में समेटें, तो बात सिर्फ टाइम ब्लॉक्स और टू डू लिस्ट से काफी आगे निकल जाती है। फोकस कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो बर्थ से मिलता है, बल्कि ये एक डायनामिकली शिफ्टिंग न्यूरोकेमिकल बजट है। सही बात है। हमारे पास हर दिन इस बजट का एक लिमिटेड कोटा होता है। इसे बचाने और बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक्स पर काम करना पड़ता है, यानी नींद की क्वालिटी और एक्सरसाइज की टाइमिंग को सेट करना और डाइट को स्टेबल रखना। उसके बाद एनवायरनमेंट को केयरफुली क्यूरेट करना होता है, ताकि डिजिटल मिनिमलिज्म और बायोफीलिया के जरिए बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस उस एनर्जी को ड्रेन ना कर सके। और जब एक्चुअली एग्जीक्यूशन की बारी आए, तो पोमोडोरो या फ्लो टाइम जैसे टूल्स और एसेंशियलिज्म जैसी माइंडसेट्स का इस्तेमाल करना होता है, ताकि एनर्जी सिर्फ वहां लगे जहां इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो। और इन सब बातों को सिर्फ एक सुनी हुई जानकारी से आगे बढ़ाकर असल जिंदगी में उतारने के लिए बिहेवियर साइंस के बेसिक्स का सहारा लेना पड़ता है। मोटिवेशन और विल पावर एक डिमिनिशिंग रिसोर्स है जो दिन ढलने के साथ खत्म हो जाते हैं। यहाँ हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट रूल गेम चेंजर्स साबित होते हैं। हैबिट स्टैकिंग कैसे काम करता है इसमें? किसी भी नए फोकस रूल को सीधे अप्लाई करने के बजाय
उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ स्टैक करना चाहिए। जैसे कि जब मैं सुबह कॉफी बनने का वेट करूंगी तो वो 5 मिनट में अपने आज के 90-10 एसेंशियल टास्क्स लिखने में लगाऊंगी। और इससे भी बड़ा टूल है आइडेंटिटी का शिफ्ट। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि हैबिट तब तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक आइडेंटिटी ना बदले। आइडेंटिटी बदलना मतलब खुद को देखने का नजरिया। हाँ। एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन इस सोच पर बेस्ड नहीं होता कि मैं अब सोशल मीडिया कम यूज करूंगा, बल्कि इस कन्विक्शन पर बेस्ड होता है कि मैं वो इंसान ही नहीं हूं जो डीप वर्क के दौरान अपना फोन आसपास रखता है। जब आइडेंटिटी मैच हो जाती है तो फोकस करना एफर्ट नहीं, नेचर बन जाता है। इन सब न्यूरोकेमिकल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स के बाद इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बिल्कुल नया, सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे ध्यान लगाने की न्यूरोबायोलॉजी सीधे हमारे विजुअल सिस्टम और आंखों की मूवमेंट्स के साथ जुड़ी है, जैसा कि यूसी डेविस की स्टडी में सामने आया, हाँ, कि निगाहें स्क्रीन से थोड़ा ऊपर करने भर से दिमाग नेचुरली अलर्ट हो जाता है, तो इसका क्या उल्टा असर भी वैसे ही काम करता है? जब हमें लगातार काम करने के बाद डीप मेंटल फटीग महसूस होता है या ध्यान लगातार टूटने लगता है, तो क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स माइंडफुलनेस टेक्निक या ब्रेक के बिना सिर्फ अपनी आंखों का फिजिकल फोकस शिफ्ट करके उस थकान को बीट कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। मिसाल के तौर पर, अगले डिस्ट्रैक्शन के आते ही स्क्रीन से हटकर कमरे के बाहर किसी बहुत दूर के बिंदु पर अपनी निगाहों को रिलैक्स करके टिकाना। क्या सिर्फ उस विजुअल सिस्टम के रिलैक्स होने से दिमाग की फोकस केमिस्ट्री इंस्टेंट रीसेट हो सकती है? क्या सच में हमारी आंखें सिर्फ दुनिया देखने की खिड़कियां नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिमाग के न्यूरोकेमिकल स्टेट को बदलने का एक फिजिकल रिमोट कंट्रोल है? और इसी नए नजरिए के साथ हमारा आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। एक और दिलचस्प चर्चा की कड़ी यहां पूरी होती है।